नमस्कार, आप सभी को नमस्कार। आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको यूजी फर्स्ट ईयर और पीजी फर्स्ट सेमेस्टर में ऑनलाइन एडमिशन के लिए अप्लाई करने के लिए प्रक्रिया का वर्णन करने जा रहा हूँ। इस वीडियो के बाद आप अपना ऑनलाइन आवेदन सावधानीपूर्वक और एक ही बार में अच्छे तरीके से भर सकते हैं। साथ ही इस वीडियो में हम जानेंगे कि आपको ई प्रवेश प्रक्रिया में भाग लेने के लिए यानी एडमिशन में अप्लाई करने के लिए क्या क्या सावधानियां रखना चाहिए। और साथ ही सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश के उच्च शिक्षा विभाग द्वारा ऑनलाइन ई प्रवेश प्रक्रिया सत्र 2022-23 प्रारंभ की जाएगी। यूजी यानी स्नातक प्रथम वर्ष के लिए यानी फर्स्ट ईयर में एडमिशन लेने की प्रक्रिया की दिनांक 17 मई से शुरू होगी। वहीं पीजी में एडमिशन के लिए आपको 18 तारीख से आवेदन ओपन हो रहे हैं। आवेदन करने की प्रक्रिया पूर्व वर्षों की भांति है। नए विद्यार्थी ध्यान दें जो इस बार आवेदन करेंगे। संपूर्ण प्रक्रिया के सामान्यतः 4 चरण हैं। पहले चरण में आवेदक को पंजीयन कराना है, दूसरे चरण में चॉइस फिल करना है, तीसरे में कॉलेज अलॉट होने पर सीट आवंटित होने पर उसे निर्धारित शुल्क जमा करना है। और एक नई सुविधा इस बार हमारे उच्च शिक्षा विभाग ने सभी विद्यार्थियों के लिए दी है कि वे अपग्रेडेशन का भी लाभ ले सकते हैं। इन सभी स्टेप्स के बारे में बारीकी से मैं आपको बताने जा रहा हूं। मैं डॉक्टर धर्मेंद्र कोरी। आप इस वीडियो को देखिए और जहां समझ में ना आए इस वीडियो को दोबारा देखिए। तो ये जो आप लिंक देख रहे हैं https://epravesh.mponline.gov.in, इस लिंक पर क्लिक करके आप अपना पंजीयन कराते हैं। तो पहला स्टेप मैं शुरू कर रहा हूं जिसमें आपको ऑनलाइन पंजीयन करना है। इस लिंक पर क्लिक करने के बाद अपने मोबाइल में टाइप करने के बाद आप इस प्रकार की आपको विंडो प्राप्त होगी जिसमें यहां पर लिखा है अंडर ग्रेजुएट के लिए पंजीयन। यानी अगर आप फर्स्ट ईयर में एडमिशन लेना चाहते हैं तब आप इस यहाँ पर क्लिक करेंगे जहाँ अंडर ग्रेजुएट लिखा है। अगर पीजी फर्स्ट सेम में अप्लाई करना चाहते हैं यानी एमए, एमकॉम, एमएससी आदि करना चाहते हैं तो पोस्ट ग्रेजुएशन वाले पर क्लिक करेंगे। तो इस वीडियो में मैं अंडर ग्रेजुएट के लिए बता रहा हूँ। प्रक्रिया सेम है क्योंकि बच्चे हमारे जो 12th के बच्चे हैं जो अभी पास आउट हुए हैं वो नए बच्चे हैं, उनको ज़्यादा पता नहीं रहता, इसलिए आप इस वीडियो को देखें सावधानी पूर्वक। और यदि आप कहीं और से भरवा रहे हैं, किसी अन्य ऑपरेटर से भरवा रहे हैं, एमपी ऑनलाइन कियोस्क के माध्यम से अगर आवेदन करते तब भी आपको ये पता होना चाहिए कि वो जो एमपी ऑनलाइन या सेंटर वाले हैं वो क्या भर रहे हैं, क्योंकि संपूर्णतः जवाबदारी आखिर आपकी ही है। आपको भी जो वो भरते हैं उसको पूरी सावधानी से आपको देखना है ताकि कोई गलती फॉर्म में ना हो और आप आगे आने वाली जो असुविधाएं हैं उससे भी बच सकें और स्मूथली और सही तरीके से आप इस कार्य को कर सकें। इसमें आपको कोई भी मानसिक रूप से परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। हमारे उच्च शिक्षा विभाग ने बहुत सारी हेल्पलाइन भी दी है। और इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको और बताना चाहता हूं कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू हो गई है, उसका भी इंक्लूजन इसमें है। आगे किस प्रकार आपको पाठ्यक्रम का चयन करना है, किस प्रकार विषयों का चयन करना है। तो जैसे आप यूजी पर क्लिक करते हैं तो आपको अगली स्क्रीन प्राप्त होती है। ये 8 जो बेसिक टैब हैं वो दिए हुए हैं जिसमें विद्यार्थी का बेसिक डिटेल है, कॉन्टैक्ट डिटेल, रिजर्वेशन एंड वेटेज, क्वालिफिकेशन यानी आपकी शैक्षणिक योग्यताएं रहेंगी। फिर आपको फोटो और सिग्नेचर अपलोड करना है। देखिए फॉर्म भरने से पहले आपको जो 150 KB से कम की एक पासपोर्ट साइज की फोटो रेडी रखना है आपके मोबाइल से अगर आप भर रहे हैं या कंप्यूटर लैपटॉप से, और एक सिग्नेचर जो 100 KB से कम का हो वो आपको निर्धारित हाइट और
उसकी चर्चा मैं आगे करूंगा कि कितनी हाइट और कितनी विड्थ और कितने पिक्सल का होना चाहिए, वो आप रेडी रखेंगे तभी फॉर्म भरने में आसानी होगी। और साथ ही जो डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं, जैसे 10th की मार्कशीट है, 12th की मार्कशीट है, अगर पीजी के लिए आवेदन कर रहे हैं तो ग्रेजुएशन की मार्कशीट जो लगना है, आप मूल्यवासी प्रमाण पत्र और आपका जो भी वेटेज आप लेना चाहते हैं, जिस श्रेणी का वेटेज लेना चाहते हैं, उससे संबंधित डॉक्यूमेंट भी आपको अपलोड करना है। तो इस संपूर्ण प्रक्रिया में जो पंजीयन आप करेंगे उसमें आपको एक एप्लीकेशन आईडी जनरेट होगी, वो आईडी आपको बहुत संभाल के रखना है। अगर आप कहीं आवेदन किसी और सेंटर से कर रहे हैं तो आप जरूर अपनी आईडी और अपना पासवर्ड अपने पास रखें, ताकि आवश्यकता पड़ने पर आप उसे बाद में ओपन करके देख सके, क्योंकि उसी पे आपका ऑनलाइन अलॉटमेंट, आपकी फीस की रसीद है, सब उसी पे आपको प्राप्त हो जाती है। इसलिए आप भी रखिए, अगर आप कहीं भरवा रहे हैं तो आप अपने ध्यान से रखिए, जो आईडी पासवर्ड है उसको संभाल के रखना है। भविष्य में भी इसी आईडी का प्रयोग होगा। तो देखिए, जैसे ही आप बेसिक डिटेल पर जाते हैं ना, तो यहाँ पर एक नोट आता है। अगर आपने जो 12वीं की परीक्षा एमपी बोर्ड से की उत्तीर्ण की है, पास आउट की है, या फिर एमपी में जो ओपन स्कूल है उससे पास की है, या सीबीएसई से पास किया है, तो उसका जो डाटा है वो उस पोर्टल पे उपलब्ध रहता है। तो यदि आप इन तीनों में से आपने कहीं से पास आउट किया है तो इसको आप एस करेंगे। अगर आप एमपी बोर्ड, एमपी ओपन स्कूल या सीबीएसई से 12वीं पास नहीं है तो आप इसको नो करेंगे। याद रखिएगा, ज्यादातर केसेस में आप इन्हीं बोर्डों से, इन्हीं मंडलों से आप पास आउट है तो एस करिएगा, वो आपके ऊपर है। आप एस करने के बाद क्या 12th का आप सिलेक्ट करेंगे। यहाँ की सीबीएसई बोर्ड है आपका, यहाँ पर 3 ऑप्शन मिलेंगे जो लिखे हैं आपको, एमपी बोर्ड, राज्य ओपन स्कूल और सीबीएसई। तो उसको आप चयनित करेंगे, यहाँ से पासिंग ईयर्स डालेंगे 2021, नया वाला रोल नंबर डालेंगे और आपका नाम आपका मार्कशीट के अकॉर्डिंग होना चाहिए अक्षरशः। याद रखिएगा, जो आपकी 12th की मार्कशीट में जैसा नाम लिखा है उसके आधार पर ही डाटा लेगा सिस्टम, तो वो आप भरेंगे। और जैसे गेट डिटेल पर आप क्लिक करते हैं तब आपको अगली स्क्रीन प्राप्त हो जाएगी, जो इस प्रकार होगी, है ना। और यहाँ पर देखिए ऑप्शन भी रहता है आपको कि आपने एमपी बोर्ड, ओपन स्कूल या सीबीएसई से पास आउट की है। अगर आपको लगता है कि आप इस जो जानकारी दी है, जो ऑनलाइन जानकारी पोर्टल से आई है, वो कुछ डिफर है, कुछ अंतर है उसमें, तो इसको आप नो कर सकते हैं। और अगर सब कुछ सही है तो आप एस करेंगे। और यहाँ देखिए आवेदक का नाम, पूरा नाम, माता का नाम, पिता का नाम, ये अपने आप आ जाएगा आपकी मार्कशीट के अकॉर्डिंग। आपने सिर्फ नाम डाला, रोल नंबर डाला और यहाँ पर वर्ष डाला और बोर्ड डाला कि एमपी बोर्ड से हैं आप, 2021 से पास आउट हैं, ये मेरा रोल नंबर है, ये मेरा नाम है मार्कशीट के अनुसार। तो ये बाकी की डिटेल जो आपका माता का नाम, पिता का नाम है, अपने आप ले लेगा। और ये जो ग्रीन आप देख रहे हैं, ये इससे ये स्पष्ट है कि ये जानकारी ऑनलाइन वेरीफाई हो गई है आपकी, जितनी पे टिक है। इसके बाद आप डेट ऑफ बर्थ डालेंगे। डेट ऑफ बर्थ आपको 2 बार डालना है, जिससे इसकी कंफर्मेशन हो सके, पुष्टि हो सके। वो 10वीं की जो मार्कशीट है उसके अनुसार रहेगी। इसके बाद एक सामान्य जानकारी है, मेल फीमेल, है ना, उसके पुष्टि करना है। ब्लड ग्रुप वगैरह है, ब्लड ग्रुप अगर आपको पता है तो अवश्य डालें, नहीं पता है तो अदर पे नो करें, लेकिन डालें सही जो आपका ब्लड ग्रुप है। वैवाहिक स्थिति, अगर आप विवाहित हैं तो विवाहित, अगर आप अविवाहित हैं तो अविवाहित लिखिए जो ऑप्शन उसमें है। समग्र आईडी ऑप्शनल है, इसमें देखिए स्टार नहीं लगा है। समग्र आईडी ऑप्शनल, लेकिन फिर भी अगर आप आगे किसी योजनाओं का लाभ लेना चाहते हैं तो इसमें अगर आपके पास समग्र आईडी है तो अवश्य डालें। इसके बाद देखिए बच्चे क्या करते हैं, अपना मोबाइल नंबर अकेला देते हैं। ईमेल आईडी इसमें ऑप्शनल जरूर है, लेकिन आपको ईमेल आईडी डालना चाहिए। सबके पास एंड्रॉइड मोबाइल है, एंड्रॉइड मोबाइल बिना ईमेल आईडी के ऑपरेट नहीं कर सकते आप। तो आपका अकाउंट रहता है तो वो ईमेल आईडी डालिए, ताकि आपको सूचनाएं जो हैं वो ईमेल पर भी प्राप्त हो सके। कई बार मोबाइल में रिचार्ज नहीं होता है या मोबाइल गुम जाता है, तो आप क्या कर सकते हैं, आप उसको दोबारा इस ईमेल आईडी से प्राप्त कर सकते हैं, है ना। और मोबाइल नंबर आपको अपना ही मोबाइल नंबर डालना है, जिससे कि वो आपको प्राप्त जो भी ओटीपी वगैरह आपको प्राप्त हो सके ना। इसके बाद हम अगले स्टेप में बढ़ते हैं। तो आप इसमें राष्ट्रीयता आ जाती है, सामान्यतः भारतीय छात्र हैं। इसके बाद पत्राचार आ जाता है, स्थायी पता आप भर देंगे, है ना।
यहाँ पर वही बात कही गई है। तो आप छात्र अपना ही मोबाइल नंबर दें, विद्यार्थी जो छात्र या छात्रा हैं वो अपना मोबाइल नंबर दें। यहाँ पर मूल्यवासी मध्य प्रदेश के हैं या नहीं है, इस प्रकार श्रेणी SC ST OBC अनरिजर्व जनरल कैटेगरी, यहाँ पर आप आय वगैरह डाल देंगे, जो भी जानकारी दी गई है। और जो आप जैसे दिव्यांग श्रेणी में आरक्षण चाहते तो उससे संबंधित जो डॉक्यूमेंट है वो अपलोड करना होगा आगे आपको, नहीं तो आप यहाँ पर डिटेल भरने के बाद आएंगे। इसके बाद अगर आप खेल कूद, कोई कला संस्कृति, रेड क्रॉस सोसाइटी आदि में, स्काउट गाइड में आपने पुरस्कार प्राप्त किया है तो उसके अनुसार आप यहाँ चयन कर सकते हैं और उसके अनुसार ही आपको वेटेज होगा। विद्यार्थी आप यहाँ ध्यान दीजिए, आप जो मार्गदर्शिका सिद्धांत उच्च शिक्षा विभाग द्वारा दिए गए हैं उसको अच्छे से अध्ययन कर लें और जिसमें सबसे ज्यादा आपको वेटेज मिले वो वाला आप चयन करें, अगर आपके पास एक से अधिक अधिभार लेने का अवसर है तो। इसमें NS NCC की सर्टिफिकेट भी है। और जो भी आप अधिभार या आरक्षण लेते उससे रिलेटेड दस्तावेज आपको अपलोड करना है। मान लिया आप NCC का ये सर्टिफिकेट लगाते हैं तो आपके पास है ये सर्टिफिकेट, तो उसे अपलोड करना अनिवार्य होगा, तभी उसका लाभ मिलेगा और वो स्पष्ट होना चाहिए। इसके बाद देखिए, इसके बाद हम आगे चलते हैं। आगे आता है क्वालिफिकेशन डिटेल। इसमें आप रोल नंबर जो आपने डाल ही दिया है सब वेरीफाई हो गया है। इसके बाद आप विषय समूह डालेंगे, प्रतिशत डालेंगे। यहाँ पर देखिए महत्वपूर्ण बात यह है, इस बार प्रक्रिया में आप ध्यान दीजिएगा कि अगर आपका 12वीं का रिजल्ट नहीं आया है, जैसे उदाहरण के लिए CBSE का रिजल्ट नहीं आया है, तो वो क्या करें, तो जिन विद्यार्थियों का रिजल्ट आना बाकी है तो उनका टर्म वन का जो जितना भी टर्म वन का जो प्राप्तांक है, जो उन्हें नंबर मिले वो इसमें डाल सकते हैं और पूर्णांक भी उसी हिसाब से डाल सकते हैं। जितने टर्म वन में कितने में से कितने नंबर मिले यहाँ डाल सकते हैं। वो रिजल्ट आने के बाद वो उसको अद्यतन बाद में कर सकते हैं। यहाँ देखिए परसेंटेज ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो जाएगा और उसके आधार पर ही आपको कंफर्मेशन की पुष्टि होगी। इसके बाद आप अगले पे चलते हैं। महत्वपूर्ण है ये फोटो और साइन। जैसे मैंने आपको कहा कि आपके पास पहले से फोटो और सिग्नेचर की इमेजेस हैं, तो यहाँ पर उसको चूज करके अपलोड कर दीजिए। अपलोड करने के बाद ये जरूर देख लीजिए कि आपका फोटो स्पष्ट दिखाई दे रहा है, तो आप इसको टिक करिए। और यहाँ पर सिग्नेचर भी स्पष्ट दिखाई देगा तो आप टिक करिए। अगर आप भरवा रहे हैं तो ये चीज आप तो जहां से आप भर रहे हैं उसको देख लीजिए और निर्धारित साइज में होना चाहिए। फोटो 150 KB और सिग्नेचर 100 KB के अंदर होना चाहिए। फोटो का जो हाइट है वो 350 से लेके 300 पिक्सल होना चाहिए और जो अधिकतम उसका चौड़ाई है वो 100 के उसमें होना चाहिए। इसी तरह हस्ताक्षर की भी एक निर्धारित हाइट और चौड़ाई और लंबाई है। तो हाइट 120, चौड़ाई 300 सिग्नेचर की और 60 बाय 90 इसकी सिग्नेचर की होना चाहिए। अब आगे चलते हैं। अपलोड होने के बाद देखिए अब डॉक्यूमेंट अपलोड होती है। अब मैं 12वीं यानी फर्स्ट ईयर में एडमिशन के लिए बता रहा हूँ, तो इसमें देखिए 10th की मार्कशीट अपलोड होगी, फिर आपकी 12th की मार्कशीट अपलोड होगी, इसी तरह आपकी डोमिसाइल अपलोड होगा। अगर आप SC ST OBC से संबंधित कैटेगरी संबंधित हैं तो वो वाला सर्टिफिकेट अपलोड होगा। इसी तरह अगर आप दिव्यांग श्रेणी में आते हैं तो दिव्यांग श्रेणी का सर्टिफिकेट आपको जो मिला होगा प्रमाण पत्र वो अपलोड। जितने भी आप अधिभार लेना चाहते हैं उनके संबंधित दस्तावेज अपलोड अनिवार्य है। आप लोग देखिए विद्यार्थी, आपने अगर स्पष्ट डॉक्यूमेंट अपलोड किए हैं तो ये मान के चलिए आपका वेरिफिकेशन ऑनलाइन हो जाएगा। आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। आप इत्मीनान से फॉर्म अच्छी तरीके से भरिए और अगर आपने सही तरीके से भरा है और स्पष्ट डॉक्यूमेंट अपलोड हैं तो आपको कुछ नहीं करना है। आपका फॉर्म बहुत जल्दी वेरीफाई हो जाएगा, क्योंकि जैसे ही आप इसको सबमिट करते हैं वो सत्यापनकर्ता अधिकारी जो गवर्नमेंट कॉलेजेस के प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर हैं उनके पास जाता है, वो ऑनलाइन वेरीफाई हो जाता है, क्योंकि वो जो जानकारी आपने लिखी है वो डॉक्यूमेंट से वेरीफाई हो जाती है। वो अस्पष्ट होने पर दिक्कत आती है, इसलिए आप यहाँ पर जरूर सावधानी रखें। अगर आप परेशानी से बचना चाहते हैं तो स्पष्ट डॉक्यूमेंट अपलोड करें। उसके बाद ये डॉक्यूमेंट करने के बाद जो निर्धारित शुल्क है वो आप जमा कर सकते हैं।
अगर आप मोबाइल से भरते हैं, मान लो आप पेमेंट मोबाइल से नहीं कर पा रहे हैं, आपके पास कोई साधन नहीं है, तो आप फॉर्म इधर भर लें। रजिस्ट्रेशन करने के बाद भुगतान आप किसी भी ऑनलाइन सेंटर पे जाके, MP ऑनलाइन के कियोस्क आदि हैं वहां से भुगतान कर सकते हैं, या स्वयं नेट बैंकिंग, क्रेडिट डेबिट कार्ड या UPI आदि वॉलेट जो आजकल चलते हैं उनसे भी आप पेमेंट कर सकते हैं। ये केवल किसका है? पंजीयन का शुल्क है। जो भी पंजीयन का शुल्क निर्धारित होता है 100 रुपए, गर्ल्स के लिए कोई शुल्क नहीं लगता है। तो महाविद्यालय, इसके बाद क्या, एक चरण पूरा हो गया। अभी आपका क्या हुआ? अभी आपका पंजीयन हुआ। अब हम अगले चरण पर चलते हैं। दूसरे स्टेप में आपको क्या करना है? जो लॉगिन ID पासवर्ड आपकी बन गई, अब लॉगिन ID पासवर्ड से आपको क्या करना है? चॉइस फिल करना है। चॉइस फिल करने के लिए आपको चॉइस फिलिंग का जो ऑप्शन दिख रहा है, इसको, इसके आगे जो माउस उसको क्लिक करेंगे तो आप इसके बाद जो आप आवेदन नंबर जनरेट हुआ वो डालिए, जन्म तिथि डालिए, और जो पासवर्ड आपका ऑनलाइन है और वो डालिए, और जो कैप्चा है, जो भी यहाँ नंबर आया उसको जोड़कर या घटाकर जो भी आता है उसको यहाँ पर लिखेंगे। व्यू डिटेल पे क्लिक करेंगे तो आपको ऐसी स्क्रीन प्राप्त होगी। यहाँ पर देखिए विद्यार्थी, पिछली बार आपको कम महाविद्यालयों को चयन करने के लिए विकल्प दिया गया था। इस बार आप 15 कॉलेजेस चयन कर सकते हैं अपने पाठ्यक्रम के लिए। तो एक एक करके आप संभवतः 15 में ही 15 भरें जहां आपको चाहिए। उसमें आपको कोर्स कोड और कोर्स सावधानी पूर्वक चयनित करना है। देखिए इस बार फर्स्ट ईयर में एडमिशन के लेने वाले विद्यार्थियों के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत पाठ्यक्रम दिए गए हैं। अब आपको कोई परेशानी नहीं है, आप इसमें दिए गए जो कॉम्बिनेशन है उससे चयन कर सकते हैं। जैसे BCom कॉमर्स है, ये बॉटनी, केमिस्ट्री और मिलिट्री साइंस के से रिलेटेड है। ये एक समूह है केमिस्ट्री, जियोग्राफी और जूलॉजी, इस तरह से पहले ही दिया होगा। चॉइस फिलिंग के लिए OTP आधारित होगा, इसलिए जो आपने रजिस्ट्रेशन करते समय जो आपका मोबाइल नंबर दिया है, आपने जो ईमेल ID दी है, उस पर OTP आएगा और OTP के बाद आपकी चॉइस फिलिंग की प्रक्रिया पूर्ण हो जाएगी। अब अगला स्टेप क्या आता है? अब जो तीसरा स्टेप है, अब आपको मान लो आपने कर दिया, चॉइस फिल कर दिया, आपका ऑनलाइन वेरीफाई भी हो गया। अब आता है आपको अलॉटमेंट। अब आपको अलॉटमेंट होता है तो फिर आपको एडमिशन फीस भरना है ना। एडमिशन फीस भरने के लिए फिर वही प्रक्रिया होगी, आवेदन नंबर डालेंगे, डेट ऑफ बर्थ डालेंगे, ऑनलाइन एडमिशन जो पासवर्ड है वो डालेंगे और ये नंबर डालेंगे, तो फिर अगली स्क्रीन आपको प्राप्त होगी। अब यहाँ पर देखिए महत्वपूर्ण है, अभी तक तो क्या आपने चॉइस फिलिंग में आपको कॉलेज मिल गया, आपने कॉलेज चयन कर लिया कि आपको गवर्नमेंट कॉलेज हरदा मिल गया मान लो, फिर उसका कोर्स भी आपको आपने आवंटित कर लिया, आपको श्रेणी आवंटित। लेकिन अब आपका इंपॉर्टेंट यहाँ स्टेप आया, यहाँ बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ आपको नई शिक्षा नीति 2020 के तहत आपको मेजर सब्जेक्ट, माइनर सब्जेक्ट, ओपन इलेक्टिव और वोकेशनल सब्जेक्ट आपको चयन करना है। जो स्क्रीन पर देख रहे हैं आप, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 4 और प्रोजेक्ट इंटर्नशिप 5 और फाउंडेशन कंपलसरी सभी के लिए 6। तो मेजर सब्जेक्ट आप एक चयन करेंगे जिसके 2 पेपर होते हैं, उसके बाद आप माइनर सब्जेक्ट चयन करेंगे। तो मेजर और माइनर तो एक ही संकाय का होता है। मान लो आप BCom करना चाहते हैं तो BCom से ही मेजर और माइनर सब्जेक्ट होगा, एक मेजर एक माइनर। अगर आप BA के लिए आवेदन कर रहे हैं, BA करना चाहते हैं तो उसके लिए एक मेजर और एक माइनर, ये BA से ही होगा। साथ ही आप अगर साइंस BSc कर रहे हैं तो एक मेजर और एक माइनर आप चयन करेंगे, जो भी आप करना चाहते हैं। साइंस में जैसे केमिस्ट्री हो गया और फिजिक्स हो गया, उदाहरण दे रहा हूं मैं। इसी तरह BA में मेजर हिस्ट्री हो सकता है, माइनर हिंदी साहित्य हो सकता है। अब ओपन इलेक्टिव में क्या है कि ओपन इलेक्टिव में विद्यार्थी ये चाहे तो वो BA कर रहा है तो BA के अलावा दूसरे संकाय से ले सकता है, मतलब अपने संकाय के अलावा अन्य संकाय से ओपन इलेक्टिव ले सकता है, और नहीं तो वो उसी संकाय यानी BA से यानी कला संकाय से ही ले सकता है या विज्ञान संकाय से ही ले सकता है ओपन इलेक्टिव, केवल ओपन इलेक्टिव। यहाँ आपको उसी संकाय से लेना है, एक मेजर, एक माइनर और एक ओपन इलेक्टिव, ये उसी संकाय से ले सकते हैं या दूसरे संकाय से। फिर आता है वोकेशनल। वोकेशनल जैसा हॉर्टिकल्चर है, जो भी ऑप्शन आपको मिलेंगे वो आपको यहाँ पर चयनित करना है। फिर इसके बाद एक इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर प्रोजेक्ट और इंटर्नशिप चयन करना है आपको। तो प्रोजेक्ट यानी परियोजना कार्य लेना है आपको, या इंटर्नशिप यानी प्रशिक्षुता लेना है। दोनों में से कोई एक ऑप्शन आप पहले ही निर्धारित हो जाए, आप पहले ही डिसाइड कर लें। इंटर्नशिप क्या होता है, किसी संस्थान में आपको 7 दिन या 15 दिन जाकर 1-2 घंटे जाकर वो काम सीखना होता है, वो इंटर्नशिप होता है। और प्रोजेक्ट क्या होता है, प्रोजेक्ट के लिए एक अलग उसका टॉपिक होता है, डाटा कलेक्शन आदि होता है, वो भी आप कर सकते हैं, वो आपको चयन करना है। और एक फाउंडेशन में हिंदी, इंग्लिश, पर्यावरण और योग जो आपका कंपलसरी है। अब ये तो आपने विषय चयन कर लिया,
है ना, आपकी कॉलेज हो गया, इस तरह ये विषय आपको चयन करना है, ये जो मैंने अभी आपको बताया। ठीक है, इसके बाद जैसे ही आप ये सब चयन कर देते हैं तो अब आपको क्या शुल्क का भुगतान करना है, और शुल्क कितनी है, आपको 1000 रुपये भरना है। 1000 रुपये ऑनलाइन फीस पेमेंट कर देंगे। जैसे ही आप फीस पेमेंट करेंगे तो आप यहाँ पर देखिए लिखा है, यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज है, आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ये अब यहाँ महत्वपूर्ण बिंदु आ गया है। जहाँ फीस भर रहे हैं वहाँ योजना, जो योजना है जैसे संबल योजना है, मुख्यमंत्री मेधावी योजना है, अगर इनका चयन करते हैं तो फिर वो फीस या तो 10 रुपये लेता है या बिल्कुल निःशुल्क हो जाता है। लेकिन क्या होता है यहाँ बच्चों ध्यान दीजिए, जिन विद्यार्थियों को जो गवर्नमेंट कॉलेज है, जो परंपरागत पाठ्यक्रम है जैसे BA BCom BSc, अगर वो SC ST या OBC से हैं तो उनको छात्रवृत्ति मिलती है, और गवर्नमेंट कॉलेजेस में फीस जैसे कम होती है, सामान्यतः 1000 होगी या 2000 होगी, ऐसे जो भी हो निर्धारित कम होती है, और उनको स्कॉलर ज़्यादा मिलने के पात्र होते हैं, वो जैसे 5000 8000 जो भी निर्धारित, पर इतना है कि जितनी फीस गवर्नमेंट कॉलेजों में परंपरागत कोर्स के लिए लग रही है उससे ज़्यादा स्कॉलर मिल जाती है। तो बच्चे यहाँ आप यहाँ निःशुल्क या वो ना देखें कि 10 रुपये लग रहा है, आप यहाँ 1000 लग रहा है तो 1000 भर दें, क्योंकि वहाँ आपको वो लाभ मिल जाता है। क्योंकि यदि अगर आपने यहाँ योजना में लाभ ले लिया तो आप फिर वहाँ स्कॉलरशिप के लिए पात्र नहीं होंगे, आपको स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी, क्योंकि आपका फिर पूरी प्रतिपूर्ति उच्च शिक्षा विभाग द्वारा की जाएगी अगर आप मुख्यमंत्री मेधावी योजना, संबल कार्ड योजना का लाभ उठाते हैं। हाँ, ऐसे विद्यार्थी मान लो जो जनरल कैटेगरी से, अनरिजर्व कैटेगरी से हैं, उन्हें स्कॉलर नहीं मिल रही तो वो इस योजना का लाभ ले सकते हैं, और ये मुख्यमंत्री मेधावी योजना का लाभ रिजर्व कैटेगरी के विद्यार्थी वहां ले सकते हैं जहां पर जो व्यवसाय कोर्स होते हैं, प्रोफेशनल और टेक्निकल इंजीनियरिंग वगैरह कोर्स होते हैं, उनमें फीस ज्यादा होती है ना, तो उनकी प्रतिपूर्ति कम होती है, तो वहां अपने हिसाब से, मतलब आप देख लीजिए कि आपके लिए लाभकारी क्या है, आप उसी का चयन करें, प्रोसीड करके नेक्स्ट करें। अब एक यहाँ पर इंपॉर्टेंट एक नई चीज जुड़ी इस बार प्रवेश प्रक्रिया में, वो है अपग्रेडेशन। अपग्रेडेशन क्या है, ये 3 चरण तो हो गए, आप यहीं पर समाप्त, यहाँ पर आपका कंप्लीट कार्य हो गया। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपने एक तीसरे नंबर का कॉलेज आपको मिला है लेकिन आपको तो पहले ही नंबर का चाहिए था, तब आप क्या करेंगे, तब फिर आप अपग्रेडेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसकी भी प्रक्रिया वही है, आवेदन नंबर डालना है, एप्लीकेंट ID, डेट ऑफ बर्थ डालना है, जो पासवर्ड था वो डालना है। देखिए हर बार कोई भी सुविधा आपको लेना है, आवंटन प्राप्त यहाँ से निकालना, ये चीजें आपको डालना पड़ेंगी यहाँ पर। और गेट डिटेल जैसे ही करेंगे, व्यू डिटेल करेंगे तो अपग्रेडेशन के लिए आ जाएगा। यहाँ आप सहमति दर्ज करेंगे, पूरा फॉर्म खुल जाएगा, और अपग्रेडेशन अगर आप चाहते हैं तो उसका विकल्प चयन कीजिए और इंतजार कीजिए कि आपको पहला नंबर का कॉलेज मिल जाए। अगर नहीं मिलता है तो आपको तीसरा तो मिला ही हुआ है, तो वो तो आपका पक्का है। लेकिन अगर आपको 1 नंबर में अगर सीट बचती है और आप बाद में आपका नंबर आता है तो आपको वो वाला पहला वाला कॉलेज मिलने के चांसेस हैं, और ये तीसरे नंबर से आपका जो है स्वतः प्रवेश निरस्त हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू विद्यार्थियों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपके लिए वीडियो काम का होगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें।